हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डाइसैकेराइड के बारे में, लैक्टोज के बारे में। तो हमने 3 डाइसैकेराइड स्टडी किया, दैट इज माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या देते हैं, माल्टोज क्या देता है, सुक्रोज से क्या बनता है, लैक्टोज से क्या बनता है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं और सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। इसके अलावा सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। वहाँ पर हमने इन्वर्जन ऑफ शुगर भी पढ़ा, स्टडी किया। इन्वर्जन ऑफ शुगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पढ़ चुके हैं, स्टडी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज पॉलीसैकेराइड। हमें पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब ये है, हमने बताया था कि पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसैकेराइड के ढेर सारे यूनिट्स देता है। मतलब पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है तो मोनोसैकेराइड इसका मोनोमर है। और पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस पर मोनोसैकेराइड के लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट बनते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद ढेर सारे मोनोसैकेराइड देता है। या पॉलीसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो दोज carbohydrates which are made up of large number of monosaccharides मॉलिक्यूल या यूनिट्स। क्लियर। तो पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो कि ढेर सारे या बहुत अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड की ढेर सारे मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल हम लिखते हैं, मोनोसैकेराइड के एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड फॉर्म होता है। इसका मतलब जो मोनोसैकेराइड है दैट इज मोनोमर, एकलक है, और पॉलीसैकेराइड हमारा क्या है, दैट इज पॉलीमर, ये बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर। पॉलीसैकेराइड हमारा नेचुरल पॉलीमर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगला, जो पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड जो है ये एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, वह पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते भी हैं और साथ में कोई न कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, अमोनिया है या अल्कोहल जो है वो निकलता भी है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें जब मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्लियर। तो एडिशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो कंडेंसेशन प्रक्रिया में एडिशन भी हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन भी होता है। तो इस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर है। इसके अलावा ये पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। इनका कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस। और इसके अलावा टेस्टलेस, ये मीठे नहीं होते, स्वाद में मीठे नहीं होते। कलरलेस, टेस्टलेस, एमॉर्फस पाउडर, अक्रिस्टली सॉलिड होते हैं। मतलब इनका क्रिस्टल नहीं होता बल्कि ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड है। पॉलीसैकेराइड जो है सॉलिड है, बट ये किस तरह के सॉलिड है, एमॉर्फस है, अक्रिस्टली सॉलिड, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस, ना कोई कलर होता है ना ही कोई टेस्ट होता है। और ये एमॉर्फस पाउडर के फॉर्म में, अक्रिस्टली पाउडर के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट और एनिमल के लाइफ में। तो दे प्ले
वाइटल रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, वाइटल रोल इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एनिमल और प्लांट में, प्लांट के लिए पॉलीसेकेराइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड का जो जनरल फार्मूला है, हमने आपको बताया है। तो जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, दैट इज C6H10O5 का होल N, दैट इज जनरल फार्मूला पॉलीसेकेराइड का, ये जनरल फार्मूला। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में, देखेंगे कौन से पॉलीसेकेराइड हमें यहाँ स्टडी करने हैं। तो 3 पॉलीसेकेराइड हमको यहाँ पर स्टडी करना, दैट इज स्टार्च हो गया, और दूसरा है सेलुलोज, एंड थर्ड वन है ग्लाइकोजन। इसी को हमको 1 बाय 1 स्टडी करना। 3 पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज स्टार्च। फर्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में पहला दैट इज स्टार्च। स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च क्या है, सबसे पहले इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में किस तरह का है ये, कार्बोहाइड्रेट में ये कौन सा सेकेराइड है, दैट इज पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, क्योंकि हमने स्टार्च का बता, पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला C6H10O5 का होल N। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, तो इसका भी जनरल फार्मूला क्या होगा, स्टार्च का जनरल फार्मूला, स्टार्च का जनरल फार्मूला क्या होगा, वही सेम C6H10O5 का होल N। मतलब जिस तरीके से सारे डाइसेकेराइड का फार्मूला C12H22O11 और मोनोसेकेराइड का C6H12O6, उसी तरीके से सारे पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला C6H10O5 का होल N। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्च होता है, स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं, स्टार्च ऑल्सो कॉल्ड एमाइलम, इसे हम एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च को एमाइलम भी कहा जाता है, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एमाइलम। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्च में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टार्च के लिए। तो स्टार्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अलावा ये जो है मेजर फूड रिजर्व मटेरियल है प्लांट का, और प्लांट में मेनली कहाँ पर, सीड, फूड, ट्यूबर एंड रूट में ये पाया जाता है। तो इट इज मेजर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट का ये रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स, एंड अकर्स मेनली, किसमें पाया जाता है, अकर्स मेनली इन सीड, बीज में, सीड्स में, फ्रूट में, सीड्स, फ्रूट, ट्यूबर एंड रूट्स ऑफ प्लांट। क्लियर। तो ये स्टार्च जो है ये प्लांट का रिजर्व सुरक्षित, जो मतलब प्लांट के बीज में और फ्रूट में, ट्यूबर में या रूट में ये संरक्षित रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है स्टार्च का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, वीट, मतलब हम कहाँ से लेते हैं इसका, तो इम्पोर्टेंट सोर्स है स्टार्च का वीट है, राइस है, मतलब गेहूँ है, चावल है, मीस, मक्का है, और पोटैटो, आलू। क्लियर। लेग्यूम एंड अदर वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। तो आप देखेंगे स्टार्च कहाँ से हम लेते हैं, स्टार्च आप जो है
रोटी खा रहे हैं, चावल ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, इन सब में जो है स्टार्च उपस्थित होता है और स्टार्च पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में उपस्थित होता है। इसको जब हम खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव पाचन तंत्र सिस्टम के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च एक प्रकार का पॉलीमर है, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। तो स्टार्च अगला पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट, स्टार्च इज ए पॉलीमर, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है। देखिए कहने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? स्टार्च की। स्टार्च की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जब ढेर सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु एन अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। तो स्टार्च हमारा पॉलीमर हो गया, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या हो गया? इसका मोनोमर। इससे मतलब ये क्लियर होता है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टार्च। क्लियर? स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। तो कहने का मतलब स्टार्च जब टूटेगा, स्टार्च का डाइजेशन होगा तो ये किसमें टूटेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ढेर सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलेंगे तो स्टार्च बनेगा, और जब स्टार्च टूटता है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में टूटता है, तो स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मोनोमर हो गया, तो स्टार्च हमारा पॉलीमर हो गया। क्लियर? उसके आगे देखेंगे। अब जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके स्टार्च बनाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो स्टार्च होता है ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, स्टार्च के दो घटक होते हैं। स्टार्च जो है इसके दो घटक होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसके दो कंपोनेंट हैं, दैट इज एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के दो घटक कौन कौन से हैं? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? अब हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। एमाइलोज और दूसरी तरफ है हमारा दैट इज एमाइलोपेक्टिन। क्लियर? स्टार्च में दोनों का अमाउंट कितना है और ये किस तरीके से स्टार्च इनसे मिलकर के बना हुआ है, तो इसको हम देखेंगे वन बाय वन। पहला फर्स्ट एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर? तो एमाइलोज जो है वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है, जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो आपका वाटर में घुलनशील नहीं है, वाटर में घुलता नहीं है। इसके अलावा जो एमाइलोज है वो लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। तो एमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज।
तो एमाइलोज जो है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो लीनियर और ब्रांच दोनों होता है। एमाइलोपेक्टिन इज अ लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। कहने का मतलब ये है कि एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन दोनों ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, बट जो एमाइलोज है उसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लीनियर चेन में एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा। मतलब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जुड़ते हुए एक सीधी श्रृंखला स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो एमाइलोज की संरचना रेखीय होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है उसमें लीनियर भी होगा। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एक सीधी श्रृंखला भी बनाएगा और ब्रांच भी निकला हुआ। क्लियर? तो मतलब स्टार्च का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और एमाइलोपेक्टिन का देखेंगे। एमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बने, क्योंकि ये स्टार्च के कंपोनेंट है और स्टार्च अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। तो बस डिफरेंस क्या होगा कि एमाइलोज की संरचना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के जुड़ने से एक सीधी श्रृंखला लीनियर चेन बनेगी, बट एमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है वो सीधी श्रृंखला लीनियर भी होंगे और उसमें से शाखाएं भी निकली हुई होती हैं। अभी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे जो एमाइलोज होता है, एमाइलोज का कितना कंपोनेंट होता है। स्टार्च में एमाइलोज 15 to 20% एमाइलोज का कंपोनेंट होता है। 15 to 20% ऑफ एमाइलोज। क्लियर? तो एमाइलोज जो है स्टार्च में 15 to 20% ऑफ एमाइलोज इन स्टार्च। स्टार्च में जो है एमाइलोज कितना होता है 15 से 20% केवल। क्लियर? बट एमाइलोपेक्टिन में ये कितना होता है, दैट इज इसी का आप 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दैट इज 80 to 85%। 80 से लेकर के 85% ऑफ एमाइलोपेक्टिन। क्लियर? तो एमाइलोपेक्टिन का कंपोनेंट कितना होता है, ज़्यादा होता है। स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है और एमाइलोज की मात्रा कम होती है। क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है जो एमाइलोज होता है वो जो है उसमें ग्लूकोज के 2 से 100 ग्लूकोज यूनिट जुड़ने से एमाइलोज मॉलिक्यूल बनता है। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोज may contain 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट। क्लियर? तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट, मैं शॉर्ट में लिख दिया हमने ग्लूकोज। तो एमाइलोज के एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट उपस्थित होते हैं, बट एमाइलोपेक्टिन में ज़्यादा होंगे। अ मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोपेक्टिन में कंटेन कितने होते हैं, देखिए में कंटेन आपके कितने मॉलिक्यूल हैं, दैट इज 2। आपके ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे कितने हो रहे हैं टोटल आपके एमाइलोपेक्टिन में आपके जो हो जाते हैं दैट इज 2000 to 3000 ग्लूकोज यूनिट। देखिए ज़्यादा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एमाइलोज में 200 से एमाइलोज के एक मॉलिक्यूल में 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट, बट एमाइलोपेक्टिन के एक मॉलिक्यूल में 2000 से 3000 ग्लूकोज यूनिट, यानी कि एमाइलोपेक्टिन की संरचना एमाइलोज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर है? इसके अलावा जो एमाइलोज होगा वो ब्रांच होगा और एमाइलोपेक्टिन लीनियर, ये हमने आपको बताया ही। क्लियर? और एमाइलोज जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस और लिख लेंगे हम कि एमाइलोज गिव्स ब्लू कलर,
एमाइलोज गिव्स ब्लू कलर, इसके साथ विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है। बट एमाइलोपेक्टिन कैन नॉट गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्लू कलर नहीं देता है आयोडीन के साथ। ये हो गया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का डिफरेंस। फिर से देख लेंगे, एमाइलोज वाटर में घुलता है, एमाइलोपेक्टिन नहीं घुलता। एमाइलोज की संरचना लीनियर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन लीनियर और ब्रांच दोनों शाखाएं निकली होती। एमाइलोज जो है स्टार्च का 15 से 20% मात्रा होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का 80 से 85% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और एमाइलोज के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 200 से 1000 यूनिट के मिलने से बनता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज के 2000 से 3000 यूनिट मिलने से बनता है। इसके अलावा एमाइलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्लू कलर नहीं देता है, एमाइलोपेक्टिन के साथ ब्लू कलर नहीं देता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखेंगे दोनों के 1 by 1। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, क्योंकि हम स्टार्च के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्टार्च के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट हो गए, एमाइलोज दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो हम पहले एमाइलोज का देखेंगे फिर एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज किसका पॉलीमर है? एमाइलोज किससे मिलके बना हुआ है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। तो हमको क्या करना है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है और आपस में उनको जोड़ देना है। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पहले बना लें, 1 2 3 4 5 6। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तो हम बनाते आ रहे हैं क्योंकि मिक्स मोनोसेक्राइड्स इसको बनाते आ रहे हैं। तो आई थिंक आप अब तक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज समझ में आपको आ गया होगा। कार्बन नंबर 1 पर CHO, 6 पर CH2OH और कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और बाकी सभी पर OH जो होगा राइट हैंड साइड में होगा, उसके अपोजिट हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये जो बना दैट इज डी प्लस ग्लूकोज बना हुआ है। हमें क्या चाहिए? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 पे CH2OH लिख देंगे और 1 और 5 के बीच में ये ऑक्सीजन बॉन्ड, और चूंकि अल्फा है तो अल्फा का मतलब कार्बन नंबर 1 पर OH होगा राइट हैंड साइड में और डी कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब जगह OH राइट हैंड साइड में, उसके अपोजिट आप हाइड्रोजन लिख देंगे। ये हो गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब हमें क्या बनाना है? एमाइलोज बनाना है। एमाइलोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बना था, उसके अलावा संरचना कैसी होती? लीनियर रेखी। तो इसके स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।